आज हम अल्फोंस दाऊदे की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी द लास्ट लेसन के सारांश और उसके पीछे छिपे गहरे अर्थों को डिकोड कर रहे हैं। इस चर्चा का मकसद महज एक स्कूली कहानी के पन्ने पलटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक राजनीतिक आदेश रातों रात किसी पूरे समुदाय से उसकी भाषा, उसकी सांस्कृतिक पहचान और उसकी आज़ादी की आखिरी उम्मीद तक छीन सकता है। अगर हम इस कहानी के ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो ये उस दौर की बात है जब 1870 और 71 के फ्रैंको प्रुशियन युद्ध में फ्रांस हार चुका था। हाँ, फ्रांस की करारी हार हुई थी। जी। और फ्रांस को अपने दो बहुत ही अहम इलाके अल्सेस और लॉरेन जर्मनी को सौंपने पड़े थे। जर्मनी जो उस समय प्रशिया कहलाता था। अच्छा, तो ये कहानी उसी पृष्ठभूमि पर आधारित है। बिल्कुल। इस ऐतिहासिक घटना का जो सबसे अहम पहलू है जिसे समझना बहुत जरूरी है वो ये कि जब कोई साम्राज्य किसी नए इलाके को जीतता है तो वो सिर्फ वहां अपना झंडा नहीं गाड़ता। प्रशियन शासन ये अच्छी तरह जानता था कि अगर अल्सस और लोरेन के लोगों को पूरी तरह से अपना गुलाम बनाना है तो उनकी जुबान पर ताला लगाना होगा। एकदम सही, उनकी जुबान पर ताला लगाना होगा। अगर हम इस पूरे तंत्र को, इस मैकेनिज्म को समझें तो शिक्षा और भाषा पर कब्जा करना किसी भी युद्ध में मनोवैज्ञानिक जीत का सबसे मारक हथियार होता है। भाषा केवल बातचीत का जरिया नहीं है। हाँ, वो तो है। यह एक पुल है जो एक पीढ़ी को उसके इतिहास और उसके साहित्य और उसके पूर्वजों के संघर्षों से जोड़ता है। अगर आप एक पीढ़ी की भाषा बदल देते हैं तो अगली पीढ़ी अपने आप अपना इतिहास पढ़ना भूल जाएगी, वो भीतर से कट जाएंगे। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। मतलब मैं सोच रही थी कि अगर एक शासक के नजरिए से देखें तो टैक्स वसूलना, सेना तैनात करना या अप्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना ज्यादा तार्किक लगता है। एक प्राइमरी स्कूल के बच्चों की व्याकरण की क्लास को बंद करवाकर प्रशिया को क्या हासिल होने वाला था? ये तो बहुत ही छोटे स्तर की बात लगती है। देखिए, ये ऊपर से देखने में छोटी बात लग सकती है, लेकिन असल में ये सबसे गहरी चोट है। एक बच्चे का स्कूल वो पहली जगह होती है जहां समाज का निर्माण होता है। जब आप एक बच्चे को उसकी मातृभाषा की जगह एक विदेशी भाषा में सोचने पर मजबूर करते हैं तो आप असल में उसके सोचने की प्रक्रिया को, उसके कॉग्निटिव प्रोसेस को हाईजैक कर रहे होते हैं। ओह, ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। बिल्कुल। वे टैक्स वसूल सकते थे, लेकिन टैक्स से आप शरीर को गुलाम बनाते हैं। भाषा छीनकर आप उनकी आत्मा को गुलाम बनाते हैं, ताकि भविष्य में विद्रोह का कोई विचार ही पैदा ना हो सके। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और इस बड़े क्रूर ऐतिहासिक सत्य को दाऊदे ने अपनी कहानी में एक बहुत ही छोटे व्यक्तिगत और मासूम नजरिए से पेश किया है। कहानी का मुख्य पात्र कोई विद्रोही नेता या सैनिक नहीं, बल्कि एक छोटा सा स्कूली लड़का है, फ्रांस। हाँ, फ्रांस का नजरिया इस कहानी की जान है। जी। इस सारांश की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि फ्रांस को दुनिया की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उसकी समस्या बहुत ही आम है। वो स्कूल के लिए लेट हो रहा है और उसे इस बात की दहशत है कि उसके शिक्षक एम हेमल आज पार्टिसिपल्स यानी व्याकरण के नियमों पर सवाल पूछने वाले हैं। ये एक बहुत ही शानदार विरोधाभास है। मतलब एक तरफ पूरा देश अपना अस्तित्व खो रहा है, नक्शे बदल रहे हैं, और दूसरी तरफ एक बच्चे का सबसे बड़ा डर ये है कि उसे व्याकरण के नियम याद नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे बड़े ऐतिहासिक बदलाव आम जिंदगी की छोटी छोटी चिंताओं के बीच बड़ी खामोशी से घुसाते हैं। बिल्कुल। और फ्रांस तो इतना डरा हुआ है कि वो सोच रहा है कि स्कूल जाने के बजाय क्यों ना दिन बाहर खुले मैदान में बिताया जाए। मौसम गर्म है, जंगल के किनारे प्रशियन सैनिक अपनी ड्रिल कर रहे हैं। यहाँ तक कि उसे उन सैनिकों की ड्रिल देखना व्याकरण के नियमों से ज्यादा मजेदार लग रहा है। ये अजीब सी विडंबना है ना। हाँ, जिन सैनिकों के कारण उसकी दुनिया उजड़ने वाली है, वही उसे उस पर में आकर्षक लग रहे हैं। खैर, वो किसी तरह अपने बर पर काबू पाता है और स्कूल की तरफ भागता है। रास्ते में वो टाउन हॉल के पास से गुजरता है और वहां का दृश्य बहुत कुछ बयां करता है। वहां एक नोटिस बोर्ड के सामने भारी भीड़ जमा है। वो नोटिस बोर्ड तो उस समय बुरी खबरों का केंद्र बन चुका था। बिल्कुल, ये वही नोटिस बोर्ड है जहां से पिछले 2 सालों से युद्ध हारने की और प्रशियन कमांडिंग ऑफिसर्स के आदेशों की सारी बुरी खबरें आ रही थीं। इस नोटिस बोर्ड वाले दृश्य को अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में समझें तो ये सामूहिक निराशा का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। लोग वहां खड़े हैं, लेकिन शायद कुछ नया करने या रोकने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ ये जानने के लिए कि अब उनके भाग्य में और क्या बुरी खबर लिखी है। हाँ, एकदम सही कहा आपने। एक तरह से उस दौर का ये नोटिस बोर्ड आज के समय का वो डूम स्क्रोलिंग था। हाँ, जहाँ लोग बस एक के बाद एक बुरी खबरों को स्वाइप करते रहते हैं और निराश होते रहते हैं। फ्रांस वहां रुकता नहीं है, बस भागते हुए सोचता है कि अब और क्या हो सकता है। लेकिन असली सदमा तो उसे तब लगता है जब वो अपने स्कूल पहुंचता है। उस दिन स्कूल का माहौल बिल्कुल अलग था। हाँ, आम दिनों में एक स्कूल का माहौल कैसा होता है?
बच्चों की चिल्लाने की आवाजें, डेस्क खिसकने की आवाज, एक साथ सुर में पाठ दोहराने का शोर। इतना शोर की सड़क तक आवाज आती है। अक्सर बच्चे उसी शोर का फायदा उठाकर चुपचाप अपनी क्लास में अपनी सीट पर खिसक जाते हैं, जो कि फ्रांस की उस दिन की योजना भी थी। ठीक कहा। लेकिन उस दिन क्या होता है? उस दिन स्कूल में ऐसी अजीब, डरावनी और भारी शांति थी, जैसे कोई परीक्षा के दौरान किसी लाइब्रेरी में घुस गया हो, या जैसे रविवार की सुबह हो। कोई शोर नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। खिड़की से वो देखता है कि सारे बच्चे पहले से अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठे हैं और एम हेमल अपनी भयानक लोहे की छड़ी लिए क्लास में इधर-उधर टहल रहे हैं। अब यहाँ मेरा एक सवाल है, स्कूल में बच्चे हैं, शिक्षक है, तो फिर ये सन्नाटा क्यों? मतलब क्या बच्चे पहले से जानते थे कि क्या होने वाला था? बच्चे शायद पूरी बात नहीं जानते थे, लेकिन वे माहौल के तनाव को बहुत जल्दी सोख लेते हैं। ये सन्नाटा एक तरह के आघात का, ट्रॉमा का प्रतीक है। जब समाज पर कोई बहुत बड़ा संकट आता है तो उसकी लहरें वयस्कों से होती हुई बच्चों तक पहुंच जाती हैं। सही बात है। एमएल के हाव भाव, उनके चेहरे की गंभीरता, इन सब ने एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां किसी बच्चे की शोर मचाने की हिम्मत ही नहीं हुई। और जब फ्रांस उस खौफनाक शांति में दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, तो उसे उम्मीद थी कि उसे भयंकर डांट पड़ेगी। लेकिन डांट पड़ने के बजाय एम हेमिल बहुत ही सौम्य और प्यार भरे स्वर में कहते हैं, जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाओ छोटे फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। ये व्यवहार फ्रांस के लिए किसी झटके से कम नहीं था। जाहिर है, एक सख्त मिजाज वाले शिक्षक का अचानक इतना नर्म हो जाना बहुत अजीब था। और बात सिर्फ उनके व्यवहार तक सीमित नहीं थी। जब फ्रांस अपनी डेस्क पर बैठता है, तब उसका ध्यान एम हेमिल के कपड़ों पर जाता है। उन्होंने अपने सबसे खास कपड़े पहने हुए थे, एक सुंदर हरे रंग का कोट, झालरदार शर्ट और एक काली रेशमी टोपी। ये वो कपड़े थे जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन या पुरस्कार वितरण के दिन पहनते थे। एक आम दिन में इस तरह का सज धज कर आना, ये सब एक बच्चे के दिमाग में भारी उथल-पुथल मचा रहा था। शिक्षक का वो पहनावा दरअसल एक विदाई और एक अनुष्ठान का हिस्सा था, एक रिचुअल था। एम हेमिल को पता था कि ये उनका आखिरी दिन है। वे कपड़े उस भाषा, उस स्कूल और उस जीवन के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शा रहे थे, जो कुछ ही घंटों में हमेशा के लिए खत्म होने वाला था। वाह! देखिए, जब इंसान के पास कुछ भी नियंत्रण में नहीं रहता, तो वो कम से कम अपनी विदाई को सम्मानजनक बनाने की कोशिश करता है। और क्लासरूम में एक और चीज थी जो फ्रांस को सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी। क्लास के पीछे की वो बेंचें जो हमेशा खाली रहती थी, आज भरी हुई थीं। और वहां स्कूल के बच्चे नहीं, बल्कि गांव के बुजुर्ग लोग बैठे थे। हाँ, गांव के सम्मानित लोग। पुराना मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर, बूढ़ा हौसर जो अपने साथ बच्चों वाली एक पुरानी प्राइमर यानी शुरुआती किताब लेकर आया था। अब यहाँ मुझे थोड़ा अजीब लगता है, जो लोग पूरी जिंदगी अपनी भाषा को लेकर लापरवाह रहे, जिन्होंने शायद कभी पढ़ाई को तवज्जो नहीं दी, वो अचानक एक दिन में इतने भावुक कैसे हो सकते हैं? क्या ये एक तरह का पाखंड नहीं है कि जब चीज छिन रही है तब आप किताब खोलकर बैठ गए? ये बहुत ही तीखा और सही सवाल है। ऊपर से देखने पर यह पाखंड लग सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह एक बहुत गहरी सामूहिक ग्लानि है, कलेक्टिव गिल्ट। वे वहां व्याकरण सीखने नहीं आए थे, वे वहां शोक मनाने आए थे। अच्छा, शोक मनाने। हाँ, जब तक कोई चीज हमारे पास होती है, हम उसे बहुत हल्के में लेते हैं। अरे कल सीख लेंगे, अभी बहुत समय है। ये सोच हमें एक झूठे सुकून में रखती है। लेकिन जब बर्लिन से आदेश आता है कि कल से केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो वो कल अचानक खत्म हो जाता है। गांव की उन बुजुर्गों का उस क्लास में होना असल में एम हेमिल के 40 साल की वफादार सेवा को धन्यवाद देने का उनका अपना तरीका था। और ये उस देश के प्रति उनका पश्चाताप भी था, जो अब उनका नहीं रहा था। हौजर का वो पुरानी किताब पकड़ना इस बात का प्रतीक है कि वे जीवन के आखिरी पड़ाव पर वापस उसी बचपन की शुरुआत को थामना चाहते हैं, जिसे उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। और इसी भारी सन्नाटे और हैरानी के बीच एम हेमिल अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और उसी गंभीर और कोमल आवाज में वो घोषणा करते हैं जिसने उस कमरे में बैठे हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसका दी। वे कहते हैं, मेरे बच्चों, ये आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा। बर्लिन से आदेश आ गया है कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये घोषणा किसी बम के फटने जैसी थी। बिल्कुल। नया मास्टर कल आ रहा है, ये तुम्हारा फ्रेंच का आखिरी पाठ है। मैं चाहता हूं कि तुम सब बहुत ध्यान से सुनो। वे कुछ शब्द फ्रांस के लिए किसी बिजली के गिरने जैसे थे। अचानक उसे समझ आ जाता है कि टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पर क्या लिखा था, एम हेमिल ने वो खास कपड़े क्यों पहने हैं और गांव के लोग पीछे क्यों बैठे हैं। और यहाँ फ्रांस के अंदर जो बदलाव आता है, वो इंसानी फितरत का एक बहुत बड़ा सच उजागर करता है। उसे अचानक बहुत गहरा दुख और पछतावा होने लगता है। जो किताबें उसे कुछ देर पहले तक एक भारी बोझ लग रही थीं,
जो इतिहास उसे उबाऊ लगता था, अचानक वो सब उसे अपने पुराने दोस्तों की तरह लगने लगे, जिन्हें वो छोड़ना नहीं चाहता था। यही तो इंसानी स्वभाव है। हाँ, उसे याद आता है कि कैसे वो अक्सर पढ़ाई से बचकर पक्षियों के अंडे ढूंढने या सार नदी पर फिसलने निकल जाता था। इसे मनोविज्ञान में स्केर्सिटी प्रिंसिपल कहते हैं। जब किसी चीज के खत्म होने की घोषणा होती है तो उसकी अहमियत अचानक 1000 गुना बढ़ जाती है। फ्रांस को सिर्फ ये दुख नहीं था कि वो फ्रेंच नहीं सीख पाया, उसे इस बात का दुख था कि अब उसे कभी फ्रेंच सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा। दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया था। इसी बीच एम हेमल क्लास शुरू करते हैं। जब फ्रांस से पार्टिसिपल्स के नियम सुनाने को कहा जाता है तो वो पहले ही शब्द पर अटक जाता है। लेकिन आज एम हेमल उसे डांटते नहीं हैं। वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा फ्रांस, तुम खुद ही काफी बुरा महसूस कर रहे होगे। हमने हमेशा खुद से कहा कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन अब देखो हम कहाँ आ गए हैं। ये लाइन बहुत गहरी है। और इसके बाद एम हेमल जो कहते हैं वो मुझे लगता है कि इस पूरे सारांश का सबसे बड़ा दार्शनिक विचार है। वे कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है और हमें इसे अपने बीच सहेज कर रखना चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए। और फिर वो एक ऐसी लाइन बोलते हैं जो दिमाग में अटक जाती है। जब कोई देश गुलाम बन जाता है तब तक अगर वे अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं तो ये ऐसा है जैसे उनके पास अपनी जेल की चाबी हो। अब अगर हम इसके तंत्र या मैकेनिज्म को समझें तो ये कैसे काम करता है, एक भाषा किसी को भौतिक जेल से बाहर कैसे निकाल सकती है। इसे इस तरह समझिए, एक बाहरी ताकत आपके शहरों पर कब्जा कर सकती है, आपके संसाधनों को लूट सकती है और आपको शारीरिक रूप से बंदी बना सकती है, लेकिन वो आपके विचारों को तब तक नहीं बांध सकती जब तक आप अपनी भाषा में सोच रहे हैं। भाषा सिर्फ संवाद नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओह, ये बहुत दिलचस्प उपमा है। अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊं तो ये ऐसा है जैसे आपके दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम रातों रात बदल दिया गया हो। बिल्कुल। अब आपकी पुरानी सारी फाइलें, आपके पूर्वजों की यादें, आपके लोकगीत वहां मौजूद तो है, लेकिन आप उन्हें खोल नहीं सकते क्योंकि उस सॉफ्टवेयर को ही बैन कर दिया गया है। एकदम सटीक बात कही आपने। अगर आप अपनी मातृभाषा खो देते हैं तो आप उन सभी फाइलों से कट जाते हैं, आप अपने इतिहास से कट जाते हैं। जब एक समुदाय अपनी भाषा को सहेज कर रखता है तो वे अपने साझा इतिहास, अपनी पहचान और अपने विद्रोह की कहानियों को भी सहेज कर रखते हैं। यही वो चाबी है जिसका जिक्र एम हेमिल कर रहे थे। हाँ। जब तक भाषा जिंदा है तब तक एक सांस्कृतिक एकता जिंदा रहती है जो भविष्य में किसी भी कब्जे को उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। प्रशियन लोग इसी चाबी को हमेशा के लिए छीन लेना चाहते थे। इस गहरी बात को समझने के बाद उस दिन की क्लास आगे बढ़ती है और उस दिन का माहौल बिल्कुल अलग था। सारांश में एक बहुत ही खूबसूरत बात बताई गई है कि फ्रांस ने उस दिन व्याकरण का पाठ इतने ध्यान से सुना जितना उसने जिंदगी में कभी नहीं सुना था, और एम हेमल ने भी इतने धैर्य और लगन से पहले कभी नहीं पढ़ाया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेचारा इंसान जाने से पहले अपना सारा ज्ञान एक ही बार में उन बच्चों के दिमाग में डाल देना चाहता हो। ये हताशा और समय के खिलाफ एक दौड़ थी, दोनों तरफ से, पढ़ाने वाले की तरफ से भी और पढ़ने वाले की तरफ से भी। उस दिन एक तरह की कॉग्निटिव क्लैरिटी थी जो मौत या अंत के करीब आने पर ही महसूस होती है। सही कहा। जब एम हेमिल ने राइटिंग की क्लास ली तो उन्होंने बच्चों को नई कॉपियां दी जिन पर बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखा था फ्रांस एल्सेज, फ्रांस एल्सेज। पूरी क्लास में सिर्फ कलमों के कागज पर चलने की सरसर आवाज आ रही थी। यहाँ तक कि जब कुछ भौरे उड़कर अंदर आए तो छोटे बच्चों ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। ये वो एकाग्रता है जो सिर्फ डर और खोने के एहसास से पैदा होती है। और उसी समय फ्रांस एक बहुत ही गहरी और व्यंग्यात्मक बात सोचता है। वो छत पर कबूतरों को घुटुरगूं करते हुए सुनता है और खुद से पूछता है, क्या वे इन कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर करेंगे? ये एक बच्चे के दिमाग से निकली सबसे गहरी राजनीतिक टिप्पणी है। बिल्कुल। ये सवाल उठाता है कि इंसान की सत्ता की भूख कितनी हास्यास्पद हो सकती है। आप जमीन जीत सकते हैं, इंसानों को मजबूर कर सकते हैं, लेकिन क्या आप प्रकृति के मूल स्वभाव को बदल सकते हैं? प्रशियन सरकार की भाषा थोपने की कोशिश प्रकृति के खिलाफ जाने जैसी एक हिंसक और अप्राकृतिक हरकत थी। चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं और ठीक उसी समय खिड़की के बाहर से प्रशियन सैनिकों के लौटते हुए उनके तुरही बजाने की आवाज आती है। यहाँ आवाजों का जो विरोधाभास है वो कमाल का है। हाँ, वो कॉन्ट्रास्ट बहुत पावरफुल है। एक तरफ चर्च की घड़ी की आवाज है जो पुरानी परंपरा, शांति और समय के सामान्य प्रवाह का प्रतीक है, और दूसरी तरफ उन प्रशियन सैनिकों की ड्रिल की आवाज है जो एक कठोर, हिंसक और नए क्रूर शासन का प्रतीक है। दोनों आवाजें एक साथ टकराती हैं और इन आवाजों के टकराने का जो शारीरिक असर एम हेमल पर होता है वो बहुत कुछ कह जाता है। वो अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं,
वे इतने पीले पड़ चुके थे मानो उनके शरीर से सारा खून ही निचोड़ लिया गया हो। वे कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, मेरे दोस्तों मैं लेकिन उनका गला पूरी तरह से रुंध जाता है। ओह, वो कुछ बोल ही नहीं पाते। हाँ, भावनाओं के उस ज्वार ने, उस गहरे दुख ने उन्हें अंदर से इस कदर तोड़ दिया था कि वे एक शब्द भी नहीं बोल पाते। उस भाषा की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो रही थी। एक ऐसा इंसान, एक शिक्षक जिसका पूरा जीवन शब्दों के आसपास बीता है, आज उसी भाषा को अलविदा कहते वक्त वो कुछ बोल नहीं पा रहा। लेकिन जब उसकी आवाज उसका साथ छोड़ देती है, तब वो क्या करता है? वो मुड़ता है, चौक का एक टुकड़ा लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्लैक बोर्ड पर उतने बड़े अक्षरों में लिखता है जितना वो लिख सकता था, वाइव ला फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। ये बहुत ही भावुक पल था। अब अगर इस पर गहराई से सोचें, तो जिस भाषा को कल से पूरी तरह से बैन किया जा रहा है, उसी भाषा में ब्लैक बोर्ड पर ये लिखना, मतलब क्या ये सिर्फ एक भावुक विदाई थी या ये कुछ और था? ऐसा तकनीकी रूप से देखा जाए तो एक तरह का अपराध भी तो हो सकता था उस समय। बिल्कुल, ये सिर्फ एक विदाई नहीं थी, ये एक मूक लेकिन बेहद शक्तिशाली विद्रोह था, साइलेंट रिबेलियन। हाँ, जब एक शिक्षक के रूप में उनकी आवाज छीन ली गई तो उन्होंने उस भाषा के लिखित रूप का सहारा लिया। ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए वे शब्द इस बात का ऐलान थे कि तुम हमारे स्कूल छीन सकते हो, तुम हमारे ऊपर अपनी भाषा थोप सकते हो, लेकिन तुम हमारे दिलों से हमारे देश और हमारी पहचान का प्रेम नहीं मिटा सकते। ये उस बैन के खिलाफ उनका पहला और आखिरी विरोध था। और इसके बाद जो होता है वो और भी मार्मिक है। वे कुछ नहीं बोलते, वे बस दीवार के सहारे अपना सिर टिका लेते हैं और हाथ के इशारे से कहते हैं, क्लास खत्म हुई, अब तुम लोग जा सकते हो। वो इशारा इस बात का अंतिम सच था कि अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया है। ये कहानी इसी खामोशी पर खत्म होती है, लेकिन ये हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा शोर छोड़ जाती है। इस पूरे सारांश का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि जो चीज़ें हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहती हैं, जैसे हमारी बोली, हमारे स्कूल, हमारी स्थानीय किताबें, हम उन्हें बहुत मामूली समझ लेते हैं। हाँ, हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बिल्कुल, हमें लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन जब सत्ता पलटती है तो यही साधारण चीजें अचानक हमारी सांस्कृतिक पहचान की सबसे मजबूत ढाल बन जाती हैं। एकदम सही। इस गहन चर्चा के बाद द लास्ट लेसन का जो सार हमारे सामने उभर कर आता है, वो हमें हमारे अपने व्यवहार पर विचार करने को मजबूर करता है। हम लोग अक्सर अपनी मातृभाषा या स्थानीय बोलियों में व्याकरण की गलतियां करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। कई बार तो हम अपनी ही भाषा बोलने में हिचकिचाते हैं। हाँ, ऐसा बहुत होता है। लेकिन कोई विदेशी भाषा बोलते वक्त हम बहुत सावधान रहते हैं कि कहीं उच्चारण गलत ना हो जाए। ये कहानी हमें एक जोरदार तमाचा मारकर जगाती है कि हमारी भाषा सिर्फ संवाद का उपकरण नहीं है, वो हमारी रगों में दौड़ने वाला इतिहास है। और ये सिर्फ 19वीं सदी के फ्रांस की बात नहीं है। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में सांस्कृतिक वर्चस्व की, कल्चरल हेजेमोनी की लड़ाई चल रही है, जहां एक भाषा दूसरी भाषाओं को खा रही है। भाषा को बचाना सिर्फ एक शब्दकोश को बचाना नहीं है, ये अपनी सोचने समझने की आज़ादी को बचाना है। तो इस शानदार सारांश और इस गहरे मनोवैज्ञानिक मंथन के अंत में ये पूरी चर्चा हम सबको एक बहुत ही असहज कर देने वाले विचार के साथ छोड़ जाती है, जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है। अगर सच में ऐसा हो कि कल कोई बाहरी ताकत किसी क्षेत्र पर कब्जा कर ले और रातों रात वहां की स्थानीय भाषा, वहां की मातृभाषा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दे, तो वो कौन सी एक खास बचपन की लोरी होगी, दादी नानी की सुनाई कौन सी वो लोक कथा होगी, या उस भाषा में कहा जाने वाला कौन सा वो सीधा साधा वाक्य होगा जो अचानक दुनिया की सबसे अनमोल और कीमती चीज बन जाएगा। ये बहुत ही गहरा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आज के इस आधुनिक दौर में, जहां हमारे पास सूचनाओं और विदेशी भाषाओं की कोई कमी नहीं है, क्या हम अपनी मातृभाषा की उन अनमोल चीजों को, उन लोरियों और कहानियों को सहेजने का सचमुच कोई ठोस प्रयास कर रहे हैं, या हमारा समाज भी बस अनजाने में अपनी ही किसी आखिरी क्लास का इंतजार कर रहा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।